नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको विमल मित्र द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं प्रारंभ करूँ भाग 2 उससे पहले आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगता है तो मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए आरंभ करते हैं भाग 2। भाग 1 में आप सबको मैंने बताया था कि किस तरह आदिनाथ ने और सब लड़कियों के आगे सुकुमारी को चुनकर उससे विवाह किया था और किस प्रकार सुकुमारी उन्हें अपनी प्रधानाध्यापिका कमला दत्त के बारे में बताया करती थी और किस प्रकार कमला दत्त के जन्म के कुछ ही सालों बाद उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया और सेक्रेटरी यानी कि राम मोहन सेन, जिन्होंने उस समय हुगली में स्कूल खोला था, उन्होंने उसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। अब आगे। राम मोहन सेन 7 पुश्त से खानदानी रईस थे। विशाल जमीन जायदाद, जमींदारी, कचहरी और भी न जाने क्या क्या। हजारों का कारोबार रोज होता। स्वस्थ सुंदर शरीर, बाएं हाथ में सोने का मड़ा ताबीज, 13-14 बच्चे, घर में गोल मटोल आह्लादी बहू, उनका शरीर गहनों से भरा, गौशाला गायों से भरी, कोठार अनाज से भरा, कमरा किताबों से भरा, घर लड़के लड़कियों से भरा और संदूक रुपयों से भरा था। खाओ पियो मौज करो, दिए ताम भुज्य ताम वाली बात। लेकिन बड़े बड़े आदमी, हर बात का नियम। सुबह 6 बजे सबको उठना होगा और रात को 10 बजे बत्ती बंद। सुबह 7 बजे यदि कचहरी में अपनी टेबल पर चाय ना आए तो बहुत नाराज़, और ठीक उसी तरह 12 बजे रसोई से खाने का बुलावा आना ही चाहिए, चाहे स्कूल कमेटी की आवश्यक मीटिंग हो या कुछ भी। घड़ी में जब देखते कि 12 बजने में 5 मिनट है तो कहते, अच्छा मैं तो उठूँगा अब। एक बार उठने की कहने पर किसी की हिम्मत नहीं कि फिर उन्हें 1 मिनट भी रोक ले। साक्षात भगवान भी उन्हें फिर नहीं रोक सकते। तब जाते हैं अंदर। खाने बैठने पर एक आदमी खड़ा होकर पंखा झलेगा और महाराज दिखलाता, ये अरहर की दाल है, ये मूंग की। तभी पूछेंगे, उस कमल वाली कटोरी में क्या है? जी उसमें आलू बरी है। ठीक है ठीक है। पत्थर की कटोरी में वो किस चीज़ की चटनी है? लौकी की। सब मालूम करने पर एक एक कर खाना शुरू करते। पूछते, आज रोहू मछली का झोल किसने पकाया है? इसी घर में एक दिन कमला दत्त आई थी। घर में और भी 14-15 बच्चे थे। जैसे सागर में बूंद, किसी को पता भी नहीं चला। और इतनी रोने वाली लड़की कमला भी यहाँ आकर ठंडी हो गई। एक ओर बैठकर पढ़ती, फिर चुपचाप घर आ जाती। इतनी कच्ची उम्र में ही जीवन का सबसे बड़ा आघात खाकर बेचारी जैसे अटपटा सी गई थी। चुपचाप वो कब बड़ी हो गई किसी को पता भी न लगा। इतने सावधान और कड़े राम मोहन सेन भी नहीं जान पाए कि फ्रॉक छोड़कर कमला ने कब से साड़ी पहनना शुरू कर दिया, बालों का जूड़ा बनाने लगी और ब्लाउज पहनने लगी। एक दिन राम मोहन सेन की नज़र पड़ गई अचानक। देखकर हैरान रह गए। पूछा, कौन हो तुम? कमला कमरे के अंदर से आ रही थी। बोली, मैं। तुम्हारा नाम क्या है? कमला बाला दत्त। ओह, बाघ निसुंदीपुर की कमला दत्त। अच्छा अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? शर्म से कमला अच्छी तरह बात भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अचानक एक घटना हो गई। राम मोहन सेन की पत्नी आह्लादी बहू ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा। स्नेह से खाना खिलाया, अलग कमरे में सोने का प्रबंध किया। अलमारी से कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाली। बोली, ये सब अब तुम पहनो, तुम बड़ी हो रही हो। और स्वयं गृह स्वामिनी ने उसे घर पर पढ़ाने का भार लिया। बाघ निसुंदपुर का स्वप्न पीछे छूट गया। कमला दत्त ने ज्ञान विज्ञान की कठिन मंजिल पार करना शुरू किया। रामायण, महाभारत, व्रत कथाएं, गणित, स्वास्थ्य सोपान, इतिहास, भूगोल, यही उसके दिन रात के साथी हो गए। राममोहन सेन ने कहा, इसी तरह साधना करके एक दिन आदमी बन पाओगी, समझी? फिर बोले, मैंने खिलौने बनाने के लिए स्कूल नहीं खोला है, आदमी बनाने के लिए खोला है। तुम लड़की हो, लेकिन मैं मनुष्यत्व के प्रति तुम्हारे कर्तव्य को किसी पुरुष से ज़रा भी कम नहीं मानता। 10 आदमी तुम्हारा यशगान करें, तुमको श्रद्धा करें, सम्मान करें, ऐसा व्यवहार करो, रहन सहन बनाओ, इसी प्रकार का जीवन बिताओ।
विलासिता और भोग वासना 2 दिन की चीज़ है, उसमें दुख है, लेकिन शिक्षा का आनंद और ज्ञान की दीप्ति अक्षय है। शुद्ध सोने में जिस प्रकार जंग नहीं लगती, ज्ञान भी वही सोना है। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करो, उनके उपदेशों को समझने की कोशिश करो, तभी जीवन सार्थक होगा। यही था प्रारंभ। फिर छोटे से स्कूल की एक के बाद एक सारी कक्षाएं समाप्त हो गईं। कमला दत्त ने कहा, अब मैं क्या पढ़ूं? पढ़ाई का भी क्या कोई अंत है? तुम्हें अभी और पढ़ना होगा और बड़ा होना होगा और अधिक ज्ञान प्रकाश पाना होगा। तुम्हारे लिए मैं इस स्कूल को हाई स्कूल करूँगा। चिट्ठी पत्री चल रही है, हाई स्कूल किए बिना अब नहीं चलने का। लड़कियां भी अब काफ़ी बढ़ गई हैं, केवल हाई स्कूल करने से ही काम नहीं चलेगा, अध्यापिकाओं के रहने की जगह भी बनानी होगी। और बोर्डिंग बना, स्कूल की भी नई बिल्डिंग बनी, अखबारों में विज्ञापन निकले, नई अध्यापिकाएं भी आईं। चारों ओर चहार दीवारी से घिरी बिल्डिंग, बाहर से कोई लड़कियों के पांव तक नहीं देख सकता। एकदम पर्दानशीन स्कूल था वो। एक एक कक्षा बढ़कर कमला दत्त ने मैट्रिक की परीक्षा दी। उसी साल कमला दत्त को राम मोहन सेन ने स्कूल की प्रधानाचार्या बना दिया तथा FA, BA, MA आदि सारी कक्षाएं प्राइवेट ही दिलवा दी। कमला दत्त ने पूछा, अब क्या? और पढ़ो, तुम्हें पढ़ना नहीं छोड़ना है। मैं भी स्कूल को कॉलेज करूँगा, मेरी बहुत दिनों की साध है। मैं आदमी बनाऊँगा। तुम्हें मैंने अपने इच्छा अनुसार बनाया है। तुम ही होगी प्रिंसिपल, लेडी प्रिंसिपल। क्यों, डर लग रहा है कि नहीं संभाल पाऊंगी? ठीक उसी समय एक घटना हो गई। चारों ओर हुगली गर्ल्स स्कूल का नाम था। उत्तरपाड़ा, बांसवाड़िया, सिगुर, द्वारवासिनी, गोसाई मालपाड़ा, दीघा, पांडुआ, चुंचड़ा तक से लड़कियां पढ़ने आती। उनके रहने को हॉस्टल है, चारों ओर से बंद। हॉस्टल, बोर्डिंग सब चार दीवारी से घिरे हैं। लड़कियां हॉस्टल से निकलकर स्कूल पढ़ने आती, लेकिन कोई देख नहीं पाता। लंबा चौड़ा कंपाउंड करीब 30 बीघे में फैला था। चारों ओर वृक्ष लताओं से आवेष्टित जेल खाने की तरह विशाल चार दीवारी। अंदर घूमो, हवा खाओ, झूला झूलो, तालाब, मंदिर, बगीचा, सभी कुछ तो है। नैवेद्य में केले की तरह स्कूल के ऊपर सिर्फ एक राम मोहन सेन थे, एकमात्र पुरुष। उनके नीचे उनकी एकमात्र प्रतिनिधि कमला दत्त। वैसे एक स्कूल कमेटी थी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। सभी सेक्रेटरी की मुट्ठी में थे, लेकिन स्कूल के साथ उनका संपर्क सिर्फ कमला दत्त के माध्यम से ही था। स्कूल के इलाके में कमला दत्त ही प्रधान थी, सर्वे सर्वा। किसी ने तालाब में साबुन से कपड़े धोए, बगीचे में किसी ने फूल तोड़ लिया, कमला दत्त ठीक पकड़ लेगी। मेहतरानी झाड़ू ठीक से नहीं लगा रही, कमला दत्त से डांट खानी ही पड़ेगी। सुबह सबसे पहले उठकर चुपचाप सारे कंपाउंड का चक्कर लगाती है। कहाँ गड़बड़ है, किसने नियम का उल्लंघन किया है, किसने गंदगी की है, सब और उसकी स्नेह सिक्त लेकिन सतर्क दृष्टि रहती है। कमला दत्त हंसते हंसते पूछती, कल शाम बगीचे में शायद झाड़ू लगाना भूल गई थी कालू की माँ। या पूछती, रात को 12 बजे तक तेरे यहाँ रोशनी क्यों हो रही थी प्रीति? राम मोहन सेन कहते, सोचता हूँ हफ्ते में एक दिन खाने की कक्षा हो। कमला, तुम्हारी क्या राय है? राम मोहन सेन के अपने घर में भी उस समय काफ़ी परिवर्तन हो गया था। आह्लादी बहू और भी आह्लादी हो गई, लड़के लड़कियों की शादी हो चुकी, नाती पोते हो गए, फिर भी लगता है जैसे छोटी सी बच्ची हो। अभी भी गहनों के कैटलॉग लेकर बैठी बैठी नए पैटर्न खोजती या पूछती, आज सुबह चच्चड़ी किसने बनाई थी? या शाम को बिस्तरे पर पड़ी पड़ी ही चिल्लाती, क्या आज तुम लोगों का चाय पानी नहीं होगा? खा पीकर सोना ही क्या काम है? हाथ मुंह धोना, बाल बांधना कुछ भी तो नहीं हुआ अब तक। नहाने जाते समय शरीर से गहने उतारकर अलमारी में बंद करती, नहाने के बाद निकालकर फिर पहनती और कहती, और नहीं होता मुझसे, बुरा हाल हो गया मेरा तो इन रोज़ के धंधों से। ये बुरा हाल उनका हमेशा ही रहता है। अब कमला दत्त इस घर में कभी कभी ही आती है, लेकिन वो जब सिर्फ 5 वर्ष की थी तभी से देख रही है। बीच बीच में सेक्रेटरी साहब के पास तो आना ही पड़ता है, तभी मासी माँ से भी मिल जाती है। उसे देखते ही आह्लादी मासी माँ कहती, अरे कमला बेटी, आज किसका मुंह देखकर उठी थी? क्यों, मैं तो समय मिलते ही आती हूँ मासी माँ। अरे अब तेरे स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई है, तू हेड मास्टरनी हो गई है, तनख्वाह बढ़ गई,
अब तुझे मासी माँ की याद क्यों आने लगी? ससुराल से बिनी आई थी, कहती थी कमला दी का तो अब बड़ा नाम हो गया है, लड़की को तेरे स्कूल में दाखिला कराएगी। कहती है कमला दी के पास पढ़कर मेरी लड़की आदमी बन जाएगी। बिनी आदि सब कैसी है मासी माँ? यही तो, सामने चैत्र में बिन्नी के बच्चा होगा। साध में आई थी, एक हार बनवा दिया, 15 भरी का है, 20 रुपए तो बनाई के ही ले लिए। रोजाना पहनने के 2 तो थे, आने जाने के लिए एक और बनवा दिया। लेकिन तू भी तो अब हेडमास्टरानी हो गई है, अब गहने बनवा, गला सूना सूना लगता है। कमला कहती, नाना मासी माँ, हम सबों को तो ऐसे ही ठीक है, मास्टरनानियों को देखकर सा लड़कियां भी तो वही सब करेंगी। आह्लादी मासी माँ गाल पर हाथ रखकर कहती, ओ माँ, तू कहती क्या है? मास्टरानी हुई है तो क्या मन की साध अभिलाषा नहीं है? क्या हमेशा ही मास्टरानी रहेगी? शादी ब्याह? नहीं मासी माँ, सेन महाशय वो सब पसंद नहीं करते। इसके अलावा हमारे स्कूल का इसीलिए तो नाम है। मैं ही अगर गहने जेवर पहनूंगी तो गरीब लड़कियों को दुख होगा ना। हाँ ठीक ही तो है, उन्होंने छुटपन से तुझे ठोक पीट कर तैयार किया है। वो खुद हमेशा पढ़ना लिखना लिए रहते हैं, तुझे भी वैसा ही बनाया है। मैं तेरी पूज्य होती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा स्कूल और भी बड़ा हो, तेरा नाम हो, यश हो, और क्या कहूँ, लेकिन मासी माँ को मत भूल जाना। हाँ, आज यहीं खाना खाकर जाना, समझी? ना मासी माँ, आज माफ़ करो। क्यों? आज कोरमा बना है, थोड़े से गरम भात के साथ। कमला कहती, मांस खाना मैंने छोड़ दिया है। ये क्या? मांस खाना कब छोड़ दिया? मासी माँ आश्चर्य से पूछती, कभी का छोड़ दिया? इसके अलावा आज हमारे हॉस्टल में मटर गोभी की तरकारी बनी है। रात को मैं वैसे भी अधिक नहीं खाती, 2 रोटी में ही पेट भर जाता है। अरे राम, इस उम्र में इतना कम खाती है? मेरा तो भाई 8 के बिना काम ही नहीं चलता। ज़्यादा खाने से नींद जो आती है मासी माँ, पढ़ाया नहीं जाता, झपकी आती है। आह्लादी मासी माँ तकिए का सहारा लेकर कहती, कहे देती हूँ इतना मत पढ़, पढ़ पढ़ कर चेहरा कैसा झुलसा लिया है। जमाई आकर, और इसके साथ ही कमला को मारे शर्म के मासी माँ के पास से भागना पड़ता। सेक्रेटरी के सामने बैठकर और ही बातें सुननी पड़ती। सेक्रेटरी राम मोहन सेन की कचहरी में विशाल टेबल के सामने बैठकर कमला दत्त एकदम बदल जाती। राम मोहन सेन जैसे जादू जानते थे, जिस तरह सपेरे सांप को वश में कर लेते हैं, वैसे ही कमला को भी सेक्रेटरी के पास रहना ही अच्छा लगता है। सेक्रेटरी के हाँ कहने पर वो हाँ कहती और उनके ना कहने पर उसकी भी ना होती। सेक्रेटरी की बात की वो जैसे प्रतिध्वनि हो। सेक्रेटरी प्रश्न करते, फिर खुद ही उत्तर देते। अच्छी अच्छी बातें, सदुपदेश कमला सिर्फ सुनती। वैसे वो उससे उत्तर की आशा भी नहीं करते थे। पूछते, मन माफिक काम किसे कहते हैं, कहो तो कमला। कमला चुप रहती, तब खुद ही बोलते, जिस काम के साथ हमारे मन का योग है, जिसमें ज़बरदस्ती जैसी कोई बात नहीं होती, जिसे करने में हमें आनंद मिलता है, उसी को मन माफिक काम कहते हैं, ठीक है ना? कमला फिर भी कुछ नहीं बोलती। सेक्रेटरी फिर बोलते, मन माफिक काम मिलने पर तो उसे मूर्ख भी कर डांटते हैं, उसमें बहादुरी किस बात की? सिर्फ सिर हिलाकर कमला धीरे से कहती, हाँ, तुम्हें मैं अपने मन के मुताबिक बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर काम अपनी इच्छा से, अपने मन के मुताबिक करो। स्कूल के काम में ही, लड़कियों के पढ़ाने में ही तुम अपने लिए आनंद की खुराक ढूंढो। अन्य लोगों की तरह तुम्हें साधारण जीवन नहीं बिताना। तुम्हारा कर्तव्य काफ़ी महान है, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जोआन ऑफ आर्क की कहानी याद है? सिस्टर निवेदिता की बातें याद हैं? कहकर सेक्रेटरी साहब काफ़ी देर तक कमला की ओर एकदम देखते रहते और कमला वो नीचे नज़र झुकाए चप्पल के चमड़े को नाखून से खुरचती होती। अब जाओ। घोड़ा गाड़ी बाहर खड़ी ही होती। कमला धीरे धीरे गाड़ी में चढ़कर खिड़की बंद कर लेती। प्रीति कहती, आज मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए कमला दी। कमला काम करते करते नज़र उठाकर कहती, दरख्वास्त दी है क्या? कहाँ है? याद तो नहीं आता। आधे दिन की छुट्टी, उसके लिए भी दरख्वास्त? आधे दिन की हो चाहे पूरे, स्कूल का अनुशासन भी तो कुछ है। पता है सेक्रेटरी साहब ये सब पसंद नहीं करते। सेक्रेटरी ही सब कुछ है, तुम कुछ भी नहीं। तुम भी तो प्रधानाध्यापिका हो, तुम्हारा क्या कोई अधिकार ही नहीं है?
कमला गंभीर होकर कहती, बहस मत करो प्रीति, जो कह रही हूँ सुनो। अवकाश के क्षणों में जब सब अध्यापिकाएं हॉस्टल में बैठी गप्पबाजी कर रही होती तो कमला दत्त कहती, तुम लोग इसकी और स्कूलों के साथ तुलना मत करो। जो पैसे लेकर पढ़ाते हैं, पढ़ाने लिखाने के नाम पर जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनकी बात अलग है। यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य मनुष्यत्व सिखलाना है। पढ़ाना तो साधन मात्र है। हमारे सेक्रेटरी मुझसे यही बात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का मनन करके देखो। ब्रह्मचर्य ही स्त्री पुरुषों का सबसे पहला धर्म है। आज तुम लोग हंस सकती हो, लेकिन ज़रा जोआन ऑफ आर्क के बारे में सोचो, सिस्टर निवेदिता के बारे में सोच कर तो देखो। कभी कभी रात को सोने के पूर्व स्वामी विवेकानंद के चित्र के सामने खड़ी खड़ी काफ़ी देर तक न जाने क्या सोचती रहती। कमला दत्त बिना माँ बाप की लड़की कमला, जो सारे जीवन सेक्रेटरी के प्रति कृतज्ञ है, उस बाघ निसुंदीपुर में पाना पोखर के पास तो शायद वो अब तक मलेरिया से मर ही गई होती। बाप की याद नहीं आती। चेहरा देखने पर भी शायद उसे नहीं पहचान पाएगी। लोग बाग कहते हैं कि वो फक्कड़ आदमी थे। जीवन मृत्यु से मुक्त, सुख दुख आनंद वेदना सब कुछ जीत चुके थे। लेकिन सेक्रेटरी कहते हैं अपनी मुक्ति से क्या होगा। स्वयं अपने लिए मुक्ति की कामना भी तो एक तरह की चरम स्वार्थपरता है। बिस्तर पर लेटे लेटे नींद आने से पहले कमला दत्त काफ़ी समय तक सोचती रहती, एक दिन ये स्कूल और भी बड़ा होगा। इस हॉस्टल की छत पर खड़े होकर जिधर भी देखोगी दिखलाई देंगी सिर्फ इमारतें, ऊंची और भव्य। लड़कियों का बोर्डिंग, लड़कियों का स्कूल, लड़कियों को सिलाई सिखाने के लिए सैकड़ों मशीनें। कान में हर समय गूंजेगा घर घर का शब्द। उत्तर दिशा में लड़कियों के लिए स्कूल का अपना अस्पताल होगा। पूर्व की ओर देखते ही नजर आएगी बगीचे के सामने लड़कियों की व्यायामशाला। पास में ही होगा विशाल पुस्तकालय, वाचनालय, जहाँ संसार की सारी अच्छी किताबें ठसाठस भरी होंगी। इसके बाद दाहिनी ओर घूमने पर दिखलाई देगा विज्ञान कक्ष, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी के यंत्र, म्यूजियम आदि आदि। फिर बाईं ओर सीधे जाओ, लाल लाल कंक्रीट का रास्ता, दोनों ओर छाया करते झाऊ के लंबे लंबे पेड़। घोड़ा चलने पर ही नजर आएगा सभा कक्ष। लंबी लंबी और चौड़ी सीढ़ियां चढ़कर उसमें घुसते ही दिखलाई देंगे अंदर चारों ओर टंगे बड़े बड़े चित्र। सबसे पहले सिस्टर निवेदिता, फिर जोआन ऑफ आर्क, फिर दमयंती, फिर लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री और सीता से लेकर मैडम क्यूरी, सरोजनी नायडू, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। बीच बीच में आप उपदेश देने आएंगे संसार के विभिन्न जगहों के नामी विख्यात महापुरुष। कितने ही विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर आएंगे। वे लोग कमला दत्त को वहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पूछेंगे, आपका ही नाम कमला दत्त है ना? बड़ी ख्याति सुनी है आपकी। और तभी पास खड़े राममोहन सेन जवाब देंगे, सिस्टर निवेदिता के आदर्श पर ही मैंने इन्हें गढ़ा है। ऊंचे आदर्श, उच्च विचार और महान उद्देश्य होने से एक दिन सफलता मिलती ही है। कुछ शब्द और कुछ पुस्तकें ही तो शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा है मानसिक शक्तियों का विकास। उसी शिक्षा को आदर्श मानकर ज्ञान और मनन के सहारे कमला दत्त आगे बढ़ी है। एक ना एक दिन तो सिद्धि मिलेगी ही। लड़कियां कमला दत्त से जितना डरती हैं उतनी ही श्रद्धा भी करती हैं। मैदान में खेलते खेलते अगर किसी की नज़र कमला पर पड़ जाए तो सब एकदम खामोश हो जाएंगी। अरे देख, बड़ी दीदी आ रही हैं। लेकिन बड़ी दीदी कुछ भी नहीं कहती, डांटती भी नहीं, सिर्फ सिर पर हाथ फेरती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। जाते जाते कभी कहती हैं, वाह रुक क्यों गई, तुम लोग खेलो ना, लेकिन पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है ना? या किसी लड़की के चिबुक पर हाथ रखकर स्नेह से पूछती, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? लड़की डर से सिटपिटा जाती, फिर अपना नाम और क्लास बतलाती। बड़ी दीदी मुनी कहती, वाह नाम तो बड़ा अच्छा है, अच्छा ज़रा कहो तो आत्मोत्सर्ग। लड़की के ठीक ठीक बतला देने पर कहती, ठीक, बड़े होने पर आत्मोत्सर्ग कर पाओगी ना बेटी। दूसरों के लिए बड़ा काम करना जिससे 10 आदमियों का भला हो। बेटी तुम्हारा क्या नाम है? सुमिता। वाह, लेकिन तुम अपने नाम का मतलब जानती हो?
तुम सभी के मित्र हो। तुम किसी से झगड़ा नहीं करोगी, किसी की उन्नति पर ईर्ष्या नहीं करोगी, तभी तुम्हारे माता पिता का रखा नाम सार्थक होगा, समझी? हर रोज स्कूल शुरू होने पर कमला दत्त सारे स्कूल का चक्कर लगाने निकलती। किस कक्षा में लड़कियां शोरगुल कर रही हैं अथवा अध्यापिका ठीक से नहीं पढ़ा रही हैं, सब देखकर फिर आकर बैठती अपने कक्ष में। विशाल कक्ष, कमरे के बीचों बीच सिस्टर निवेदिता का एक चित्र यहाँ भी टंगा था। सेक्रेटेरिएट टेबल पर बैठकर कुछ देर चिट्ठी पत्री और फाइलों में समय बिताना पड़ता। छात्राओं के अभिभावक आते, फ्री शिप की दरख्वास्तें, 4 महीने का वेतन बाकी पड़ा है। प्रकाशक आते जो स्कूल में अपनी किताबें लगा लेने का अनुरोध करते। सभी का दावा, सभी का अनुरोध, सभी के साथ नम्र व्यवहार करना, सभी की बातें शांति से सुननी होती। सभी एक एक कर कमला दत्त को नमस्कार करके चले जाते। सभी उसके मीठे व्यवहार से खुश। चारों ओर कमला दत्त और कमला दत्त। लोग बाग कहते, क्या व्यवहार है, अभी भी संसार से अच्छे आदमी एकदम खत्म नहीं हुए, नहीं तो दुनिया आखिर चलेगी कैसे भाई? अभिभावक कहते, आपके पास अपनी लड़कियां भेजकर हम लोग निश्चिंत हैं, इसीलिए तो लड़कियों को इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या लड़कियों के और स्कूल नहीं? पास भी पढ़ते हैं, फीस भी कम है। लेकिन सुकुमारी उस समय बड़ा नगर के ललिता स्मृति बालिका विद्यालय में नौकरी करती थी। जगह उसे पसंद भी थी, कलकत्ते के पास ही थी और आदिनाथ के साथ भेंट भी जल्दी जल्दी होती थी। तनख्वाह भी कोई कम नहीं थी, 65 रुपये, महंगाई भत्ता ऊपर से। लेकिन प्रधानाध्यापिका के साथ नहीं बनी। बड़ी घमंडी औरत थी, किसी को कुछ नहीं समझती थी। 3 दिन नागा करने से 1 दिन की तनख्वाह कट जाती। कहती, जरा सी छूट मिलते ही आप लोग सिर चढ़ जाती हैं। सुकुमारी या अन्य अध्यापिका कहती, बुखार आया था, कहीं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट ला दूं? मगर वो किसी की भी सुनने मानने वाली न थी। उस दिन आदिनाथ से मिलते ही सुकुमारी ने कहा, तुम कोई दूसरा स्कूल देखो ना, यहाँ बहुत अच्छा नहीं लगता। हुगली के इस स्कूल की खबर आदिनाथ ने ही दी थी। अखबार में विज्ञापन निकला था, उसी को देखकर आदिनाथ ने एक दरख्वास्त दे दी थी। सुकुमारी की ओर था ही कौन? मामा और ममेरे भाई थे, लेकिन बुआ की लड़की के बारे में सोचने का उन लोगों के पास समय नहीं था। सुकुमारी के रिश्ते की नाव में कहीं एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। नज़र पड़ी थी सिर्फ आदिनाथ की। आदिनाथ ने ही एक दिन चुपके से उस दरार का पता लगाया। इसके बाद उसी दरार से धीरे धीरे सुकुमारी के जीवन में प्रवेश कर एक दिन अचानक सर्वे सर्वा हो बैठा। सुकुमारी को कपड़े खरीदने हैं, साथ में आदिनाथ जाएगा। सुकुमारी के लिए नौकरी की दरख्वास्त, छुट्टियों का प्रार्थना पत्र, उसकी बीमारी के समय डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना, सुकुमारी के लिए स्नो क्रीम पाउडर खरीदना, सभी कुछ आदिनाथ का काम हो गया। नए स्कूल में नौकरी की दरख्वास्त पहले ही भेजी जा चुकी थी। इंटरव्यू के दिन आदिनाथ ही साथ आया। इससे पहले दोनों में से कोई भी बैंडल स्टेशन नहीं आया था। हुगली गर्ल्स हाई स्कूल। सुबह 9:30 बजे खा पी कर दोनों रवाना हुए थे। सुकुमारी ने पूछा, तुम क्या कभी पहले भी इस ओर आए हो? मुझे इस ओर आने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तुम आई हो क्या? आदिनाथ ने पूछा। दोनों ही नए, लेकिन स्कूल नामी था, इसलिए कोई विशेष तकलीफ नहीं हुई। 3-4 गाड़ीवान पीपल के पेड़ के नीचे सवारियों की राह देखते खड़े थे। इन दोनों को देखकर एक सईस ने आवाज़ दी, आइए बाबू। अरे माई जी, इधर एकदम नई गाड़ी है, हवा की तरह जाएगी। आदिनाथ ने कहा, मैं वेटिंग रूम में हूँ, तुम हो आओ। आखिर में सुकुमारी अकेली ही गई। आदिनाथ को आज भी याद है, एक के बाद एक न जाने कितने सिगरेटों का उद्धार करके वो उस दोपहर को छटपटाया था, लेकिन सुकुमारी का अभी भी कोई पता नहीं। बीच बीच में एक आध ट्रेन आती तो थोड़ी हलचल होती। ट्रेन के जाते ही सब शांत। पान बीड़ी और चाय वाले थोड़ी देर चीख कर फिर ऊँघने लगते। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के उस पार केवल जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। जंगल की हरियाली देखकर आंखें फटी रह जाती थीं। काठ की एक बेंच पर बैठे बैठे क्लांति से प्रायः सो ही गया था कि सुकुमारी हंसती हंसती आई। आदिनाथ ने पूछा, बड़ी खुश नजर आ रही हो, नौकरी मिल गई क्या? सुकुमारी ने कहा, मैं अगर नौकरी न भी करना चाहूँ तो भी ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे थे। मतलब और क्या, अपॉइंटमेंट मेरा ही हुआ
और किसी का भी नहीं। वे लोग तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, कहते थे काफ़ी दूर से आई हैं, खा पी कर जाइएगा। तो क्या तुम खा पी कर आई हो? वाह, तुम यहाँ बिना खाए पिए पड़े हो और मैं खा कर आती। मेरा मन तो यहीं लगा था। उसमें क्या है, खाकर ही आती ना। ये देखो, गुस्सा हो गए हो ना? मैंने क्या जानकर देर की है? इंटरव्यू कब ख़त्म हो गया आते समय कहने गई, लेकिन छोड़ा ही नहीं। कहने लगे ज़रा रुकिए, यहीं खा पी कर जाइएगा। बड़ी मुश्किल से ये कहकर पीछा छुड़ाया कि मेरे साथ में कोई और भी है। उन लोगों ने पूछा नहीं कि कौन है? पूछने से क्या है, मैं बतलाऊंगी ही क्यों। मैंने बात एकदम टाल दी। जो भी हो, वहाँ की हेडमिस्ट्रेस बड़ी अच्छी हैं। कितना मीठा स्वभाव, बिल्कुल माँ की तरह। सभी उनसे खुश हैं। स्कूल की सभी अध्यापिकाएं उनकी प्रशंसा कर रही थीं। उन लोगों ने कहा, यहाँ पर आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। हमारे सेक्रेटरी ने व्यवसाय के लिए तो स्कूल खोला नहीं। हम लोगों की इच्छा है कि एक दिन सारे बंगाल ही क्यों, सारे भारत में इस बैंडल में ही सिर्फ लड़कियों की एक यूनिवर्सिटी हो। सामने की वो ज़मीन देख रही हैं, चारों ओर जितनी भी ज़मीन है सब स्कूल की संपत्ति है। सेक्रेटरी ने स्कूल के ही नाम कर दी है। कमला दत्त ने सुकुमारी को बतलाया। वो देखिए, उस स्थान पर हम लोगों का हॉल बनेगा। जगह जगह से प्रसिद्ध व्यक्ति आकर वहाँ भाषण देंगे। अंदर बड़े बड़े तैल चित्र लगाए जाएंगे, केवल महिलाओं के। संसार की जितनी भी महान महिलाएं हैं सब के। और उस ओर जो खाली जगह दिखाई दे रही है, वहीं होंगी केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी की लैबोरेटरियाँ और म्यूजियम। आप लोग आइए। सेक्रेटरी का कहना है, कुछ चुनी किताबें पढ़ना या कुछ शब्दों को सीख लेना ही शिक्षा नहीं है। मानव के मन मस्तिष्क की सारी शक्तियों के विकास का नाम ही वास्तविक शिक्षा है। हम लोगों के सेक्रेटरी को देखा ना, लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है। ये उन्हीं की चेष्टा थी कि एक छोटी सी टीन शेड से ये स्कूल आज इतना बड़ा हुआ। इसीलिए चारों ओर इतनी ख्याति है। सुकुमारी ने कहा, लेकिन सभी तो कहते हैं कि आपकी चेष्टा से ही हुआ है। मेरी बात छोड़ो भाई, मैं जानती ही क्या हूँ। पढ़ाई लिखाई भी कितनी की है। माता पिता तो थे नहीं, दूसरे के घर पर रहकर। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे भी माँ बाप कोई नहीं है। दूर रिश्ते के एक मामा है। तब तो आपके साथ मेरी खूब पटेगी। आप भी मालूम होता है अधिक विलासिता नहीं पसंद करती। सुकुमारी ने कहा, विलासिता करने लायक पैसा ही कहाँ है? क्यों, शायद पैसा होने पर विलासिता करती। अगर अच्छी तरह से सोचकर देखें, विलासिता में ज़रा भी सुख नहीं। अगर होता तो इतने लोग जिनका नाम लिया, यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैडम क्यूरी, जोआना ऑफ आर्क और सिस्टर निवेदिता, सेवा का पथ नहीं चुनती। इसके अलावा मन माफिक काम तो मूर्ख भी कर लेते हैं, उसमें बहादुरी ही क्या है। लेकिन सब कामों के माफिक अपने मन को बना लेना ही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी अध्यापिकाओं के साथ भी बातचीत हुई। सभी खूब खुश थीं। अधिकांशतः सुकुमारी की तरह ही दूर से आई हुई थीं। चाल चलन, पोशाक, बातचीत सब सादा और आडंबरहीन। एक ने कहा, आप चली आइए ना, यहाँ हॉस्टल खर्च फ्री है। खाने के लिए सिर्फ मेसिंग चार्ज देना होगा, वो भी एकदम नाम मात्र को। किसी महीने 14, किसी महीने 15। यहाँ सिनेमा थिएटर की तो खैर बात ही नहीं। रास्ते में घूमना भी मना है। इसी से अगर कहीं जाना है तो गाड़ी का खर्च है। आइए ना आप, आपकी माँ नहीं है, कमला जी आपको माँ की तरह देखेंगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या का भाग 2। अब भाग 3 मैं आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।